हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अध्याय 8 में हमने त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ा था। बच्चों, इस अध्याय में हम सीखेंगे कि उस त्रिकोणमिति अनुपातों के त्रिकोणमिति जो गणित की शाखा है, इसके क्या अनुप्रयोग हैं रियल लाइफ में, अर्थात किस प्रकार की समस्याओं को हम त्रिकोणमिति की सहायता से हल कर सकते हैं, उनका समाधान ढूंढ सकते हैं। ये इस अध्याय में हम सीखने वाले हैं। भाग 1 में हम बच्चों कुछ परिभाषाएं लेंगे, इस अध्याय का थोड़ा बहुत परिचय लेंगे और कुछ उदाहरण भी हल करेंगे, जिससे कि हमें समझ में आए कि आखिर इस अध्याय पर आधारित प्रश्न हमसे परीक्षा में किस प्रकार से पूछे जाएंगे। आप अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए, हर एक बात को ध्यान से समझते हुए नोट कीजिए। बच्चों देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं क्षैतिज रेखा को। हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा क्या होती है? हम सभी जानते हैं बच्चों, एक स्लीपिंग लाइन, एक सोती हुई रेखा क्या कहलाती है? क्षैतिज रेखा कहलाती है। सोती हुई से मेरा मतलब ये है कि किसी भी धरातल के समांतर जो रेखा होगी वो क्या होगी? क्षैतिज रेखा होगी। तो पृथ्वी के धरातल के समांतर जो रेखा खींची जाती है उसे हम क्षैतिज रेखा या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ये पृथ्वी का धरातल है, ये रेखा इसके समांतर खींची गई है। तो ये जो रेखा है बच्चों, कैसी रेखा है? क्षैतिज रेखा है। लग रहा है ना, सोते कैसे हैं? ऐसे ही तो सोते हैं पृथ्वी के धरातल के समांतर। तो स्लीपिंग लाइन इज हॉरिजॉन्टल लाइन, एक सोती हुई रेखा क्षैतिज रेखा जैसी होती है। इस अध्याय के अंदर हम पृथ्वी के धरातल को ही क्या दिखाएंगे? क्षैतिज रेखा के माध्यम से दिखाएंगे। जो पृथ्वी का धरातल होगा उसको हम क्षैतिज रेखा के माध्यम से दिखाएंगे। अर्थात जब हम समस्याएं हल करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे और पृथ्वी के धरातल पर हमें पृथ्वी के धरातल पर कुछ ऑब्जेक्ट हमें खड़े करने होंगे, खंबा या मीनार या ध्वज, तो हम धरातल को क्षैतिज रेखा के माध्यम से दिखाएंगे। क्षैतिज रेखा आपको समझ में आ गई क्या होती है? पृथ्वी के धरातल के समांतर कोई रेखा क्षैतिज रेखा होती है। फिर देखो, ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल लाइन, ये क्या होती है? स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग मतलब खड़ी हुई लाइन। जैसे हम खड़े हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी के धरातल के लंबवत, अर्थात पृथ्वी के धरातल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कोई रेखा क्या कहलाती है? ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। दो प्रकार की रेखाएं मैंने बता दी, एक तो स्लीपिंग क्षैतिज रेखा और एक बिल्कुल खड़ी ऊर्ध्वाधर रेखा। और जो ना क्षैतिज हो और ना खड़ी हो उसको हम बोलते हैं तिर्यक रेखा, उसको हम बोलते हैं तिर्यक रेखा, स्लैंटिंग लाइन। ठीक है ना? ऊर्ध्वाधर रेखा समझ में आ गई ना? पृथ्वी के धरातल के लंबवत, यानी कि पृथ्वी के धरातल पर कोई सीधी खड़ी रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। और इस अध्याय के अंतर्गत बच्चों हम स्तंभ हो, मीनार हो, खंबा हो, कोई ध्वज हो, कोई पेड़ हो, जो भी धरातल पर खड़े होते हैं उनको हम किस रेखा से दिखाएंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा की सहायता से दिखाएंगे। समझ में आ रहा है कि इन परिभाषाओं का क्या औचित्य है? आपको ये समझना है बच्चों कि इन परिभाषाओं से हमें समझ में आएगा कि रेखाओं द्वारा हम किसको निरूपित करेंगे। क्षैतिज रेखा द्वारा पृथ्वी के धरातल को निरूपित करेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा हम पृथ्वी के धरातल पर जो चीज़ें खड़ी हैं, बनी हुई हैं, उन खंभों, मीनारों, स्तंभों, ठीक है ना, पेड़ों इत्यादि को प्रदर्शित करेंगे। तो हमें समझ में आना चाहिए कि वास्तव में क्षैतिज रेखा होती क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है। एक और परिभाषा देखिए बच्चों, दृष्टि रेखा। अब ये लाइन ऑफ साइट दृष्टि रेखा क्या होती है? अगर आप पृथ्वी के धरातल पर खड़े होकर या कहीं पर भी खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, तो जहाँ से आप देख रहे हैं वो बिंदु और जहाँ पर वस्तु रखी गई है वो बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? दृष्टि रेखा कहलाता है। या हम कह सकते हैं इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। ये देखो नोबिता है, प्रेक्षक ये जो देख रही है और यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है, तो नोबिता जहाँ से देख रही है उस बिंदु और जहाँ वस्तु रखी गई है उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा लाइन ऑफ साइट है। सिंपल सी बात है, देखने वाली लाइन, जहाँ से देखा जा रहा है उसे हम लाइन ऑफ साइट कहेंगे। प्रेक्षक की आंख जहाँ से
देखा जा रहा है वह स्थान को वस्तु से मिलाने वाली सरल रेखा दृष्टि रेखा LOS लाइन ऑफ साइट कहलाती है। समझ में आ गया ना। फिर देखो बात करते हैं हम अब उन्नयन कोण की। ये उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। देखो एलिवेशन का अर्थ होता है ऊपर की ओर उठना, ठीक है। उन्नयन का मतलब भी क्या होता है, ऊपर की ओर उठना। तो जब आप किसी वस्तु को देखते हैं और आंखें ऊपर की ओर उठ रही है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर हमें देखना है, प्रेक्षक की स्थिति वस्तु की स्थिति से नीचे है, या मैं कह सकता हूँ प्रेक्षक से जो क्षैतिज रेखा जा रही है वो और वस्तु से जो क्षैतिज रेखा जा रही है वो, तो प्रेक्षक वाली जो क्षैतिज रेखा है वो अगर वस्तु वाली क्षैतिज रेखा के नीचे है तो फिर लाइन ऑफ साइट और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा, कौन सी लाइन ऑफ साइट, वस्तु को देखे गए स्थान से मिलाने वाली रेखा, ये लाइन ऑफ साइट। और क्षैतिज रेखा कौन सी वाली, प्रेक्षक की आंख से जो गुजर रही है वो वाली। इन दोनों रेखाओं के मध्य जो कोण बनता है वो कोण कहलाता है उन्नयन कोण। एक बार फॉर्मल डेफिनेशन आप पढ़ लें। यदि कोई वस्तु आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित हो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण उन्नयन कोण, उन्नति कोण या उन्ताश कोण कहलाता है। तीनों एक ही बात है। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, जब नीचे से ऊपर देखा जा रहा है। और अगर आपको किसी प्रश्न में कह दिया गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो आपको समझना क्या है, समझना है कि हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं। अच्छा, ऊपर से नीचे देखें तो आपको समझ में आ जाएगा अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या होता है, यदि कोई वस्तु आंख से होकर जाने वाली, यानी कि जिस स्थान से देखा जा रहा है उस स्थान से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के नीचे स्थित हो, हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, बिल्डिंग पर खड़े हो गए और आते जाते वाहनों को देख रहे हैं, तो फिर आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम कहेंगे अवनमन कोण। उल्टा महत्वपूर्ण है, उल्टा समझ लीजिए, अवनमन कोण बन रहा है, इसका मतलब हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ऊपर खड़े होकर नीचे रखी किसी वस्तु को देख रहे हैं। तो उन्नयन कोण समझ में आया। क्या आपको क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण में अभी भी कोई कंफ्यूजन है क्या? बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है, आसानी से हमने सब कुछ समझ लिया है बच्चों, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलो देखो, ध्यान देने वाली बात देखो, क्या हमें ध्यान देना है उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में। जैसे कि ये पृथ्वी का धरातल है बच्चों, ठीक है, ये धरातल है और हम यहाँ से किसी वस्तु को देख रहे हैं, वस्तु यहाँ है और ये वस्तु से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये वस्तु है, यहाँ से देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, तो यहाँ से इधर देख रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा और नज़दीक आके देखता हूँ, इस ऊर्ध्वाधर रेखा के पास में आ गया मैं, अब देख रहा हूँ, फिर और पास में आ गया, फिर देख रहा हूँ, तो क्या एंगल ऑफ एलिवेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है? अरे आप किसी बिल्डिंग को दूर से देखो तो पूरी बिल्डिंग आसानी से देख लोगे ऐसे खड़े खड़े, लेकिन पास में जाओगे तो आपको क्या करनी पड़ेगी, मुंडी ऊपर करनी पड़ेगी, और पास में जाओगे और मुंडी ऊपर करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे हम वस्तु से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा के पास आते हैं, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है। क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन भी ऐसे ही बढ़ता है क्या? जरा देखो, पहले मैं यहाँ खड़ा हूँ और इस वस्तु को मैं देख रहा हूँ, ये वस्तु है, इसे मैं देख रहा हूँ, ये मेरी क्षैतिज रेखा होगी आँख से होकर जाने वाली, और ये मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अब यहाँ आ जाओ और यहाँ से देखो तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, अब ये होगा, फिर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम वस्तु से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा के पास जाते हैं। तो चाहे से उन्नयन कोण हो चाहे से अवनमन कोण हो, दोनों के मान क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं।
समझ में आ गई। जैसे जैसे हम वस्तु से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा की ओर जाते हैं वैसे वैसे उन्नयन कोण या अवनमन कोण का मान बढ़ते जाता है। तो अगर किसी प्रश्न में आपको समझ में नहीं आ रहा है, इस वस्तु को देखने पर ए और बी स्थान से देखने पर 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो अगर आपको कभी ये नहीं समझ में आना कि ये वाला 30 डिग्री है या ये वाला 30 डिग्री है, भाई कोण तो आपको पता ही है, एक तो 30 डिग्री बन रहा है, एक 60 डिग्री बन रहा है, तो कौन सा 30 कौन सा 60? अरे भाई दूर वाला छोटा, पास वाला बड़ा। इसके पास वाला बड़ा होगा, दूर वाला क्या होगा? छोटा होगा। कहने का मतलब इतना सा है, जैसे जैसे हम वस्तु से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा के पास आते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों के मान बढ़ते हैं। ठीक है ना। फिर देखो आगे एक और परिभाषा पढ़ते हैं, सूर्य का उन्नयन कोण। ये सूर्य का उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण तो हम जानते हैं, किसी वस्तु को अगर हम नीचे से खड़े होकर ऊपर रखी वस्तु को देख रहे हैं तो दृष्टि रेखा और आँख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के मध्य जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण होता है। ये सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो गया? सूर्य का उन्ताश कोण क्या होता है? तो देखो यहाँ हमारे पास क्या हैं, हमारे सूर्य देवता हैं, बिल्कुल हंसते हुए चमकते हुए सूर्य देवता, और सूर्य देवता हैं इस तरफ, और यहाँ पर एक कोई क्या है, कोई भी वस्तु है, बिल्डिंग है, कोई पेड़ है, मीनार है। ठीक है, तो इधर सूर्य देवता चमक रहे हैं तो इधर इसकी क्या बनेगी? छाया बनेगी। छाया बनेगी ना, तो छाया मान लीजिए बिंदु ए तक बन रही है, तो इस छाया का जो अंत बिंदु है ये, और ये मीनार का जो उच्चिष्ट बिंदु है सबसे ऊपर वाला ये, इन दोनों को मिला लीजिए, एक त्रिभुज बन जाएगा। और यहाँ पर ये जो कोण बनेगा ना, छाया के अंत बिंदु और इसको मिलाने वाली रेखा के मध्य, इस कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, सूर्य का उन्नयन कोण। ठीक है, इसकी क्या खासियत है इस पर ध्यान दीजिएगा। एक समय में सभी वस्तुओं के लिए सूर्य का उन्नयन कोण क्या होता है? बराबर। यानी कि अगर मैं किसी फिक्स टाइम की बात करूं तो चाहे वस्तुएं छोटी हो, बड़ी हो, कैसी भी हो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन सबके लिए क्या होगा? सेम होगा। इसको इस तरीके से समझिए, मान लीजिए ये धरातल है और धरातल पर ये एक बड़ी मीनार है, ये बना रही है सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री। कितने बजे? 12 बजे। ठीक है, और उसी समय यानी कि 12 बजे ही इसी धरातल पर ये एक छोटू पेड़ है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? थीटा है। तो ये जो थीटा होगा बच्चों किसके बराबर होगा? 60 डिग्री के बराबर होगा। और भी कोई वस्तु है, कोई लड़की खड़ी है, कोई लड़का खड़ा है, उसके लिए भी सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सेम होगा। एक समय में समान समय पर सभी वस्तुओं के लिए सूर्य का उन्नयन कोण बराबर होता है। हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में हमें क्या करना होता है? ऐसी समस्याओं को हल करना होता है जिसके लिए हमें सूर्य के उन्नयन कोण की सहायता लेनी पड़ती है। तो एक समय के लिए सभी वस्तुओं के लिए सूर्य का उन्नयन कोण क्या रहता है? समान रहता है। सूर्य का उन्नयन कोण होता क्या है? किसी भी वस्तु के उच्चतम बिंदु को उसकी छाया या परछाई के अंतिम बिंदु से मिलाने वाली रेखा तथा धरातल के मध्य बनने वाला कोण सूर्य का उन्नयन कोण कहलाता है। एक फिक्स टाइम पर सभी वस्तुओं के लिए सूर्य का उन्नयन कोण बराबर होता है। आगे बात समझ में? जो भी परिभाषाएं मैंने आपको बताई आपको अच्छे से क्लियर हुई या नहीं? अगर नहीं बच्चों तो इनको लिखिए, बार बार लिखिए, दोहराइए, बार बार वीडियो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। इतनी कोई कठिन है नहीं कि आपको कोई समस्या हो, आपको एक ही बार में सारी बातें समझ में आ गई होगी। और अच्छे से त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों को समझने के लिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं उदाहरणों की तरफ। आइए हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 1 पर चर्चा करते हैं, जिससे हमें ये समझ आ जाएगा कि रियल लाइफ में किस प्रकार की प्रॉब्लमों को हम त्रिकोणमिति के सहायता से हल करते हैं। देखिए, पढ़िए ध्यान से। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती है, धरती को हम किससे बनाएंगे? क्षैतिज रेखा से। ये लो, ये रही धरती, और इस पर क्या है? एक मीनार है, सीधी खड़ी है। ये ए,
बी कोई मीनार है, सीधी खड़ी होने का मतलब ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु का अर्थ है जो निम्नतम बिंदु है धरती पे जो टच हो रहा है वो बिंदु, ये बिंदु बी, इस बिंदु से धरती पर एक कोई बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, तो इधर ले लीजिए 15 मीटर दूर, ये सी बिंदु ले लीजिए, ये बी सी कितना है, 15 मीटर दूर है। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मतलब यहाँ से हम मीनार के शिखर को देख रहे हैं, तो ये हो गई लाइन ऑफ साइट, ये हो गया उन्नयन कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, इस मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो हम ये एंगल ऑफ एलिवेशन आसानी से नाप सकते हैं, ये दूरी आसानी से नाप सकते हैं, ये हम ज्ञात कर लेंगे त्रिकोणमिति की सहायता से। कैसे, देखिए बच्चों, हल में लिखिए, माना ए बी बराबर क्या है, मीनार की लंबाई, मीनार की ऊंचाई या लंबाई जो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तथा सी धरती पर एक बिंदु है, एक बिंदु है जहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अच्छा, मीनार का शिखर क्या, मीनार का शिखर ए, इस ए का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो प्रश्न में जो बात दी गई थी उसको पढ़कर आपने चित्र बना लिया, चित्र में जो आपने जिसको जो माना है उसको आपने इधर हल में लिख दिया। आ गई बात समझ में। अब देखो लिख देंगे, देखिए आकृति में, देखिए आकृति में, तो ये हमारी समस्या का हमने क्या कर लिया, चित्रात्मक निरूपण कर लिया, आकृति बना ली। फिर हमें इस आकृति में ढूंढना है समकोण त्रिभुज और लगा देनी है त्रिकोणमिति। समकोण त्रिभुज है एबीसी, इसमें हम लगा देंगे त्रिकोणमिति। कैसे, देखो लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, इस समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री का है, कोण बी बराबर है 90 डिग्री का समकोण है। तो कोण बी अगर समकोण है तो ये हो गया कर्ण, AC हो गया कर्ण, और C हमें पता है 60 डिग्री का, तो C की अगर हम बात करें तो AB हो गया लंब, और ये जो BC हो गया आधार। कोण B 90 डिग्री का है, हमें निकालना है लंब, और हमारे पास है आधार, और हमें पता है लंब बटे आधार होता है tan थीटा। कितना होता है, tan थीटा होता है। यहाँ लंब कितना है ये तो हमें ज्ञात ही करना है, मीनार की ऊंचाई, आधार कितना है 15, tan थीटा कितना है 60 डिग्री के लिए लंब और आधार की बात हम कर रहे थे। तो AB बटे 15 बराबर tan 60 डिग्री, और यहाँ से AB बटे 15 बराबर tan 60 डिग्री। याद कीजिए वो सारणी जिसमें हमने कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपातों की गणना, त्रिकोणमिति अनुपातों के मानों की गणना की थी। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, √3, और ये बटे वाले 15 को उधर पक्षांतित कर दीजिए, AB बराबर आ जाएगा 15 √3 मीटर। अर्थात मीनार की ऊंचाई है 15 गुणा √3 मीटर, या आप लिख सकते हैं √3 का मान भी। याद कीजिए बच्चों, या
आप बोलेंगे AB बराबर 15 गुणा √3 होता है 1.732। एक दो बार आप लिखेंगे ना जब मान तो आपको याद हो जाएगा। √3 का मान कितना होता है 1.732। गुणा कर लीजिए 15 से, 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 तिया 45 और 3 48, हासिल कितना 4, 15 सत्ते 105, 105 और 4 109, हासिल 10, 15 कम 15 और 10 25। तो ये आ गया है 25.980 मीटर। मीनार की ऊंचाई क्या आ गई है 25.980 मीटर। हम लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 25.980 मीटर, या आप ऐसे भी छोड़ सकते थे 15√3 मीटर। ठीक है ना, ये लिखिए या ये लिख के आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उदाहरण संख्या 1 के माध्यम से हमने सीखा कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग क्या हैं रियल लाइफ में। ऐसे ही कुछ और उदाहरण लेके बच्चों हम मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।